हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। ठीक, चार्ज क्या होता है। तो देखिए 10th क्लास में क्या होता है, डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरी चीज इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या है। तो देखिए चार्ज को या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक, ये हमारा चार्ज हो गया। अब यहाँ क्यू को क्या बोलते हैं, हम क्यू को बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। एन क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि जैसे Q इजिकल टू प्लस एन ई, क्या लिखा हुआ है? केवल Q इजिकल टू प्लस एन ई, Q इजिकल टू प्लस एन ई। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ना होकर यहाँ पर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन। दूसरा चार्ज Q इजिकल टू होता है माइनस एन ई। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, ये हमारा चार्ज हो गया। तो देखते हैं चार्ज पर एक न्यूमेरिकल कैसा होता है। ठीक है, तो चार्ज का हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फॉर्मूला हमें याद है, Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। कह देगा कि कोई 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन है कि Q इजिकल टू तुमको दे दे 1 कूलम, ठीक है, और E दे दे तुमको, E तो दिया हुआ होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब कह दे कि इसके ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम जानते हैं हमको क्या निकालना है, n निकालना है। और Q इजिकल टू कितना होता है? n प्लस माइनस एन ई। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, Q की वैल्यू हमने रख दी 1 और हमको निकालना क्या है? n। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19 है माइनस का, तो ऊपर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 से काट के देख ले, 2 8 से 16 हो गया, 2 5 से 10 हो गया, 2 2 से 4 हो गया, 2 4 से 8 हो गया, और 2 2 से 4, और ये कितना हो चुका हमारा? 2 2 से 4 हो गया, 2.2, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 2 2 से 4 हो गया, 2 5 से 10 हो गया, 2 2 से 4 फिर हो गया, 2 1 से 2 हो गया, 2 2 से 4 हो गया, 2 5 से 10 हो गया, और 2 1 से 2, 2 6 से 12, पॉइंट लगा लिया, 2 6 से 12 हो गया, यानी कि ये आएगा 0.625। कितना आ गया? 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से 3 जीरो और कम कर देंगे, 625 इंटू 10 की पावर, यहाँ से 16 में से 3 जीरो और कम हो गए तो ये हो गया माइनस 16 कूलम। ठीक है, 6 पॉइंट, हाँ ये हो गया। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस का होगा। ठीक है, यानी कि किसी 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे देगा कि यह देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको इतने दिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है, तो चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो देखिए कहेगा कि Q की वैल्यू फाइंड करिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हुए हैं 2.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यानी कि 25 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? या 20 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और तो पूछेगा आपसे E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। कहेगा कि चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू कितना होता है? एन ई होता है, और n कितना है? 20 हो गया, 10 की पावर माइनस 19, और इसको 1.6 और लिखेंगे यहाँ पर, 10 की पावर माइनस 19 हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है। या फिर ऐसे दे देगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम का उसके ऊपर चार्ज है। ठीक, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? 2 टाइप्स के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा और नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर
प्लस आवेश हो यानी कि प्लस चार्ज होगा, और दूसरे के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई वाल है और यहाँ पर इस थ्रेड पर हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज लटका दिया और इस थ्रेड पर हमने एक और पॉजिटिव चार्ज लटका दिया। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या करा कि एक थ्रेड लिया, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये नेचर पता करेगा कि नेचर क्या होता है, दो चार्ज को जब हम पास में लाएंगे या दूर लेके जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है ये तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, एक रिपल्शन लगेगा, क्या लगेगा, रिपल्शन होगा, यानी कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि सिमिलर चार्ज क्या होते हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बीच में क्या लगता है, इनके बीच में रिपल्शन लगता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन कैसी है, सिमिलर चार्ज की कंडीशन है, कैसी है, सिमिलर चार्ज है, ठीक। सिमिलर चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर की तरफ हटाएगा, ठीक है। ये भी कैसा सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज कैसे होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या लगता है, रिपल्शन का फोर्स लगता है, ठीक। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो दो अपोजिट चार्ज भी होते हैं, यानी कि लाइक चार्ज तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। दोनों अनलाइक चार्ज नहीं है, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें मालूम चली कि चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चार्ज क्या होता है नेचर में, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज भी हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी लिख देते हैं इसको, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई। अब बात आती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड होता है नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है। चार्ज क्या होता है, नाइदर भी क्रिएटेड होता है नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है, यानी कंजर्व होता है, क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज आर नाइदर बी क्रिएटेड, आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को ना खत्म करेंगे ना पैदा कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब है एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज करते हैं, हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, केमिस्ट्री से उठाते हैं, हमने सपोज किया ये नमक लिया NaCl, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, प्लस होती है, और क्लोरीन के ऊपर कितनी होती है, -1 होती है। तो ये क्या करेगा, +-1 मिल के एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, चार्ज ट्रांसफर कर देंगे, और इनके बीच में कुछ बॉन्ड बन जाएगा जिनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। और फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, जो कि आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि डाइपोल, ठीक है। चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड है नॉर भी डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब आती है चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है, क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है इसके बीच में, ठीक। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, तो चार्ज से जो होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है, क्या निकलती हैं, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेंगी, आउटवर्ड निकलेंगी, ठीक है। और दूसरा है ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, इनवर्ड होती है, कहाँ पर होती है, इनवर्ड होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही होंगी, अंदर की तरफ आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में सपोज किया हमने, जब एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था और एक यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था, तो ये पॉजिटिव चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इधर की तरफ ये जा रही होंगी,
इस तरह से जाएंगी, इस तरह से। तो ये क्या है ना, एक फील्ड बना लेती है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? एक दूसरे से हमेशा रिपेल होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये नेवर इंटरसेक्ट होती हैं। कैसी होती हैं? नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इन पर अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें, ये वाली टेंजेंट लाइन, तो ये टेंजेंट लाइन क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पर चार्ज हो गया, टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया। ठीक, अब उसके बाद में बात करते हैं करंट की। ठीक है, करंट क्या चीज़ है? अगला टॉपिक क्या है हमारा? करंट। तो देखिए करंट किसको बोलते हैं? अगला फील्ड है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा करंट। करंट, तो देखिए करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से। रिप्रेजेंट दोनों से करते हैं इसको, स्मॉल आई और कैपिटल आई। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड। क्या होती है? कूलाम पर सेकंड। और दूसरी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो करंट क्या चीज़ है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, यानी कि दो कोई नंबर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ना, किसी सेकंड में या किसी टाइम में जो फ्लो करते हैं, इससे चार्ज से क्या होता है? करंट जनरेट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आई इजकल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। मैंने बताया था दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी, कैपिटल क्यू से भी। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ से मालूम चलेगा हमको 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 एम्पियर करंट बोलते हैं एक कूलाम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो करा दें। क्या? या सिमिलर चार्ज सिमिलर टाइम में फ्लो करेंगे। तो सपोज क्या है कि 1 एम्पियर करंट क्या है? तो 1 एम्पियर करंट होता है 1 एम्पियर करंट। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज फ्लो पर सेकेंड, या इसको बोलते हैं 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट। और ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। आइए न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। सपोज किए कि हमको 2 कूलाम चार्ज दिया हुआ है, यानी कि कोई वायर है उसके अंदर 2 कूलाम चार्ज जो है 2 सेकेंड में फ्लो होता है। कितने सेकेंड में फ्लो होता है? टाइम दिया हुआ है, सपोज किया 2 सेकेंड में फ्लो होता है। ठीक, दूसरी चीज है, तो इसके ऊपर करंट कितना बनेगा? तो करंट बनाएंगे कैसे? देखिए, आई हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आई इजकल टू कितना होता है? क्यू अपॉन टी। और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 2 दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपको 2 सेकेंड। ठीक, तो ये क्या है? 1 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल लेते हैं। अगर टाइम, इफ टाइम एंड चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर टाइम का और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो करंट क्या कहलाता है? तो करंट आर नोन एज 1 एम्पियर करंट। ठीक, ये हो गया। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। काय में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, इसका रिलेशन और बन जाता है। एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? अगर हम इस फॉर्मूले में आई इजकल टू क्यू अपॉन टी में इफ क्यू इजकल टू एन ई पुट कर दें, ठीक है, तो आई इजकल टू कितना हो जाता है? एन ई अपॉन टी। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन दे दे आपको कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू कितनी होगी, अगर उसके अंदर 4 एम्पियर 4 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड तक फैलते हैं, 2 सेकंड तक चलते हैं। अब कह देगा, कैसे देगा आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उसने दे दी 4। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
सपोज कीजिए कि टाइम जो है हमको दिया हुआ है इतने सेकंड के लिए फ्लो हो रही है, 16 सेकंड के लिए ये फ्लो हो रहा है। तो इससे सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछ सकता है, INET, टी दिया हुआ है, NE दिया हुआ है, तो हमको क्या है यहाँ पर हम एक तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा हम काय की वैल्यू निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमसे दे दिया I = NE/T हम लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं उसने, 44 दिए हुए हैं, और ये E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, और टाइम हमको कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16। पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया और इस जीरो से एक ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 × 10⁻−18 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो होगा। अब पूछ ले आपसे, एक तो ये आई पूछा जा सकता है यहाँ से, और दूसरा हम क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा इसके अंदर। तो देखिए हम जानते हैं नंबर ऑफ चार्ज Q = कितना होता है, NE होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसके अंदर मल्टीपल कर देंगे 4 का, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। 16 चौक कितने होते हैं, 64, यानी कि 6.4 × 10⁻−19 कूलाम का चार्ज उस वायर के अंदर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है करंट। करंट हो गया, करंट के बाद में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करंट के बाद में आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर हम डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और फॉर्मूला इसका क्या होता है, W/Q। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। अब W क्या है हमारा, यहाँ पर वर्क है, तो वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कूलाम से। ठीक है, एक मिनट को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V = W/Q। ठीक है, तो ये क्या है, W हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन है। क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज है। क्या है, Q चार्ज है। यानी कि ऐसे समझते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर, यानी कि कोई फील्ड था। ठीक, और ये कोई इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनिटी है। तो देखिए द वर्क डन जो होगा, यानी कि वर्क डन है, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, हम यहाँ Q ही रखेंगे, 10th स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क ऑफ अमाउंट करना पड़ेगा, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी एक यूनिट तो होती है, यानी कि V क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक, W क्या है हमारा, वर्क डन है। ठीक, और दूसरी चीज और हम जानते हैं कि 1 जूल = कितना होता है, जूल = होता है न्यूटन मीटर। कितना होता है, न्यूटन मीटर। तो इसकी एक यूनिट और बना सकते हैं हम यहाँ पर, न्यूटन मीटर पर कूलाम। और दूसरा इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट को हम स्मॉल v से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वर्क यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, तो उसको वर्क डन जितना करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम। दूसरी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर कूलाम। और एक यूनिट और होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। वोल्ट जो है आपकी SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट होती है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब इसके बाद में आता है 1 वोल्ट क्या होता है। तो देखिए जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक मतलब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। यानी कि चार्ज और वर्क का अमाउंट जो है या मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाता है, यानी कि यूनिट चार्ज को हम क्या करते हैं, उसके अंदर लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वर्क डन हमारा अगर 1 हो गया और चार्ज की वैल्यू 1 है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि अगर 2 वोल्ट है, 2 मतलब 2 जूलाम कार्य करना पड़ता है, 2 जूलाम वर्क करना पड़ता है 2 कूलाम चार्ज को लाने के लिए,
2 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तब भी यूनिट क्या हो रही है हमारी 1 बन रही है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम मिटा दें और अगर हम यहाँ से देखते हैं न्यूमेरिकल, इफ W इज इक्वल टू 2 जूल, ठीक है, एंड चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है 2/2 कर देंगे सीधा सीधा, तो ये हो गया 1 वोल्ट हो गया। क्या हो गया? 1 वोल्ट हो गया। क्लियर? अब यहाँ से और भी वैल्यू निकाली जा सकती है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो दूसरा अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो ये बन सकता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एन ई, ठीक है। और अगर एन ई को रिप्लेस कर दें तो Q इज इक्वल टू आई टी भी बन सकता है, डब्ल्यू आई टी। तो इन सारे रिलेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। क्या? रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक सिंपल रेशियो है। देखिए रेजिस्टेंस और रजिस्टर बात एक ही है, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है? R इजकल टू वी अपॉन आई, कि अगर किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल और करंट है उसके रेशियो को हम क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। नॉर्मली ये कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? अगर तुमको दे दें कि वैल्यू हमारी दी हुई है 2 वोल्ट और करंट हमारा आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक है, तो पूछ लेगा इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी कि कोई वायर है उसके अंदर 4 एम्पियर का करंट, नहीं 4 को ले सकते हैं, ले ही नहीं सकते हम, 6 वोल्ट ले लेंगे, अब करा देंगे 4 एम्पियर, क्योंकि वोल्ट अगर लगा हुआ है 2 वोल्ट की बैटरी है तो वो मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट निकाल सकती है। तो अभी हमने क्या किया था, 2 वोल्ट ले लिया था और 4 एम्पियर का करंट निकाल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी ली गई है और करंट को 4 एम्पियर प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर? ठीक है। अगर वो 4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रही है और V इतना, तो इस तार का, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा हमको ये निकालना है। तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? R इजकल टू वी अपॉन आई, ठीक है, R इजकल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। V की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। यहाँ पर कितना है? 4 है, 2 2 जा कर दो, 2 3 जा कर दो, 2 1 जा 2.5 जा, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5 ओम, ठीक। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, यूनिट 3rd में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर हमको मिलेगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी, इससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, 10th क्लास का है। अब उसके बाद में बात करते हैं रेजिस्टेंस के बाद ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा फर्क है कि उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो इफ टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होगा? एक सेम रेशियो में होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V इक्वल टू आई आर हो गया, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो V इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं तो R ले आते हैं, यानी कि ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है। V इक्वल टू आर आई। अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ खींचें तो हमेशा कैसा हमको मिलेगा? ये y इक्वल टू एम एक्स पर चलेगा, यानी कि जो इसको मैं नहीं बता सकता, 10th क्लास में नहीं है जी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है? V और I, ठीक है, यानी कि ये वाली एक्सिस जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वोल्टेज को, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इसके बीच में जो ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दो अलग अलग वायर के लिए
ग्राफ अलग अलग होगा, ठीक है। को वो टेम्परेचर की बात है कि किस टेम्परेचर पर किसको कितना दिया जा रहा है। V इक्वल टू आई यहाँ ले लिया, तो ये सपोज किया कोई वायर 1 था तो इसका टेम्परेचर 1 होगा, इसका वायर ये कोई 2 वायर है तो इसका टेम्परेचर T2 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। यानी कि रेजिस्टेंस वही चीज़ है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज किया कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ से आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने आई को प्लॉट करा, करंट है और ये वाला पोटेंशियल है, ठीक है। इस ग्राफ पर 1 2 3 यहाँ पर ले लिया 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, ठीक है। और ये 2 3, ठीक। यहाँ पर भी हमने ले लिया 2 वोल्ट, यहाँ ले लिया हमने 4 वोल्ट और यहाँ पर ले लिया हमने 6 वोल्ट, ठीक। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई और इस स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट, ये हमने जो लिया इसको ले लिया हमने पॉइंट ए और यहाँ पर ये ऐसा गया और ये इस तरह से गया, इसको ले लिया हमने पॉइंट बी और ये गया इस तरह से और ये गया इस तरह से, तो यहाँ पर आ गया 3। पूछता है कि रेजिस्टेंस जो है ए पॉइंट पर कितना है, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट ए बी एंड सी। इन 3 पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, तो V अपॉन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, ठीक है। यहां से ये हो गया। अब हमें ए पर निकालना है, तो वी ए इज इक्वल टू कितना करेंगे, यानी कि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए अपॉन आई ए, ठीक है। वी ए अपॉन आई ए ले रहे हैं तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 वोल्ट है, करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम हो गया। इसी तरीके से हमें बी पर निकालनी है, तो आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी अपॉन आई बी, और वी बी कितना है, 4 वोल्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 1 2 2 4, यानी कि 2 ओम आ गया। सेम ही आएगा ना, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है, तो अगले पे भी 2 आ जाएगी, और हमने वैल्यू भी इस तरह से ली है। तो आर सी निकालना है, तो कितना हो गया, वी सी अपॉन आई सी, तो ये कितना हो गया, 6 वोल्ट अपॉन 3 एम्पियर, कितना हो गया, 3 एम्पियर। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सारे पॉइंट पर क्या मिल रही है हमको, 2 एम्पियर मिल रही है, ठीक। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली गई है वो एक ही वायर पर है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन पे हम कहीं भी पॉइंट निकालेंगे तो उतना ही हमको करंट मिलना है, जितने जैसे इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उतना ही हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है रेजिस्टेंस इन अ सीरीज और रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल की, ठीक है। यानी कि क्या होगा जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइंट कर दें और रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ज्वाइंट कर दें, ठीक। तो देखिए रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड हो, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ये रजिस्टर का साइन होता है, ठीक है। अब इन रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में ऐड करना है, तो सपोज करा हमने यहां पर लिया 3 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, एक रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R1, दूसरे को नाम दिया हमने R2 और तीसरे को हमने नाम दिया R3। ये सीरीज में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो देखिए क्या होता है, इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया और यहां पर हमने एक की लगा दी, ठीक है। अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब यहां से करंट निकलेगा प्लस माइनस V वोल्ट की, जो कोई बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो करंट क्या होगा, जब इधर से फ्लो होगा, करंट कहां से चलता है, करंट चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, कहाँ पर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये हमारी कोई की है, ये प्लग की भी हो सकती है, कोई सी भी की हो सकती है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने ले लिए A B C, ये ले लिया D, ठीक। अब क्या होगा, करंट इस तरह से चलेगा और इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, करंट वैल्यू इज
सेम इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि यहां पर भी करंट आई फ्लो होगा, ठीक है, ए पर, और बी पर भी करंट कैसा होगा, आई फ्लो होगा, और सी पर भी करंट कैसा होगा, आई फ्लो होगा। क्लियर? तो वायर के अंदर से ये चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है। ओम्स लॉ का हम फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है, R इजकल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ होता है, यानी कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इतना ही होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इजकल टू वी अपॉन आई। करंट की वैल्यू सब जगह सेम आ रही है, तो होगा क्या, देखिए करंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि पॉइंट ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। सपोज किया हमने यहाँ पर V1 डिफरेंट पोटेंशियल आ रहा है, और बी और सी पे भी क्या होगा, अलग होगा, V2। सी और डी पर भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। और हमको फॉर्मूला क्या ड्राइव करना है, फॉर्मूला ये ड्राइव करना है सीरीज में, ये होता है R इजकल टू R1 प्लस R2, ये होता है। ये फॉर्मूला हमको प्रूव करना है, ठीक है साहब। कैसे होगा, देखो जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है हम क्या करते हैं, उसी को इक्वेशन बना लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल तो हमारा कितना होगा, V इजिकल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब R1 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा V का, तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट वैल्यू अगर निकालना चाहें तो अब देखेंगे हम फॉर R1 पर कितना है, ठीक है। तो R1 इजकल टू कितना होगा, V1 अपॉन आई, करंट तो सेम है, यानी करंट क्या है, सेम है। I इजकल टू I1 इजकल टू I2 इज इक्वल टू I3, करंट तो सेम है सब जगह, ठीक। फर्क क्या पड़ेगा फिर भाई, तो फर्क ये होगा कि V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, I R1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली, ठीक है, V2 कितना होगा, फिर V2 भी हमारा इतना ही होगा, I R2 होगा। इसी तरीके से V3 कितना होगा, V3 इजिकल टू होगा I R3। अब क्या करेंगे, V1 V2 और V3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। यानी पुट द वैल्यू ऑफ क्या, V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। अब जैसे ही इक्वेशन 1 में लाके यो रखे हैं तो क्या मिले हैं, V इजिकल टू, यहाँ से बना लें, V इजिकल टू हो जाएगा IR, ठीक, क्लियर हो गया। तो V की जगह हम कितना रखेंगे, I R1 रखेंगे प्लस I R2 रखेंगे प्लस I R3 रखेंगे। और इसको चाहे हम आगे नमस्का V को RI लग दें, या फिर यहाँ से हम I कॉमन लेके आ जाएंगे, V इजिकल टू I कॉमन ले आए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब हम जानते हैं V अपॉन I इजिकल टू कितना होता है, R होता है, यहाँ से पता चल रहा है हमको। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 3 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, ये हो सकता है, ठीक साहब। इतना हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सीरीज में डिफरेंट होता है, ठीक है, हर रेजिस्टेंस पर अपना अपना अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि करंट किसमें सेम रहता है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं, पहले इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़े से, एक दो, और अपनी अपनी बुकों के अंदर आप देखते रहना कि कैसे न्यूमेरिकल हमको करना है, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं, इसके बहुत सीधे सीधे ग्राफ होते हैं, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमने ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस इस तरह से ऐसा गया, और ये रेजिस्टेंस इस तरह से गया, ये इससे गया, ऐसे करके गया। पूछता है कि ए
और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू आर है, ठीक है। दूसरा कैसे पूछ लेगा कि मान लो इस तरह से दे देगा, बना लेगा, ठीक। ये सब क्या है 1 ओम के हैं, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 6 ओम का है, ठीक। तो दोनों के अंदर कंडीशन क्या है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन है ना, हमको क्या लग रहा है कि कुछ अलग फिगर बना हुआ है, नहीं है। इनको क्या करेंगे, जो उल्टे सीधे पड़े हुए हैं इनको इस तरह से खींच लेंगे, एक तरह से लाइन बना लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू हम बना लेंगे। तो अगर इस फिगर में हम देखें तो कितने रजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, 4 रजिस्टेंस हैं। तो जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, खींच देंगे, ए को बी को पकड़ के खींच देंगे, तो क्या होगा, ये ऐसा करके हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने, आर दे रखी थी। अब ये काय में आ गए, सीरीज में आ गए, बस कुछ नहीं है, फिगर को हमने सीधा सीधा कर दिया है। तो आर इजकल टू कितना होगा, R1 की वैल्यू आर है, R2 की वैल्यू आर है और R3 की वैल्यू कितनी आर है, R4 की वैल्यू कितनी आर है। तो आर इजकल टू कितना हो गया, 4R हो गया, ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 5 रेजिस्टेंस क्या है, इनको जैसे ही पकड़ेंगे इधर की तरफ खींच देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ठीक है। और ये सीधे होंगे तो क्या होगा, ये वाला 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, एक और ले लें तो ये कितने ओम का है, 6 ओम का है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक, अब पूछ रहा है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं, तो जोड़ दो इनको, 1 + 2 + 1 + 2 + 6 6 2 8 9 10 11 12, R इजकल टू 12 ओम हो गया, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम होती है, मैं बताना भूल गया था, यूनिट ओम होती है। अब मैं पूछता हूं कि इस फिगर 1 में, फिगर 1 में और फिगर 2 में हर रेजिस्टेंस पर कितनी करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू कितनी है। तो देखो सपोज किया अगर इस पर 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो सब पर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो सब पर कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल, ठीक। तो पैरेलल में क्या होगा, अरेंजमेंट होता है, क्या होता है भाई, अरेंजमेंट होता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हमने 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करना है, ठीक है। पैरेलल में ऐड कैसे करेंगे, देखो 3 रेजिस्टेंस हम लेते हैं, हमने ये ले लिया, एक R1 रेजिस्टेंस ले लिया और दूसरा यहाँ ले लिया हमने R2 रेजिस्टेंस और यहाँ ले लिया हमने तीसरा R3 रेजिस्टेंस, ठीक। R3 रेजिस्टेंस ले लिया। अब हमने इसको क्या करा, इस वाले एंड को यहाँ से मिला लिया, ये कोई हमारे रेजिस्टेंस है, पैरेलल में हुआ, ये शक्ल पैरेलल की है, ठीक है। इसके बाद आएगा मिक्सिंग वाली मिक्सिंग वाला कंडीशन, इसको हमने एक +- वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया, +- करंट फ्लो होगा इसके अंदर, कुछ तो जाएगा भाई करंट, मान लो 1 कुंजी की हमने इसके अंदर लगा दी। तो यो बैटरी का कहती, यो बैटरी कहती है कि करंट जो है प्लस से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, प्लस से, और ये जंक्शन ए है और ये जंक्शन बी है, हमने इसको नाम दे दिए C D E F, ठीक है। देखो A एंड B तो जंक्शन है, A और B जंक्शन है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर हम इसको चाहें इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे, ये तो इसकी शक्ल ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए सीरीज में क्या होता था, यहाँ पर ये ना पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, क्या की पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, V इजिकल टू होगा V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3, सब पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है। करंट क्या होगा, जैसे ही करंट मान लो कोई यहाँ से I एम्पियर करंट आ रहा है, ये I एम्पियर करंट A जंक्शन पर आकर 3 जगह बट जाएगा, इस तरह से चला जाएगा।
तो R1 पर इस पर करंट आ गया I3, इस पर आ गया करंट I2 और इस पर करंट आ गया I1। तो ये I1 करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये तो यहाँ भी कितना होगा I1 होगा, यहाँ भी कितना होगा I1 होगा, यहाँ से कितना आ रहा होगा I2 आ रहा होगा, यहाँ से कितना आ रहा होगा I3 आ रहा होगा, यहाँ पर I3 होगा। ये जैसे ही जंक्शन बी पर मिलेंगे, ठीक है, तो करंट फिर क्या फ्लो होने लगेगा यहाँ से I = I1 + I2 + I3। ठीक, यानी कि हमको पता चला कि करंट जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि पोटेंशियल सेम होगा तो करंट विल बी डिफरेंट होगा। करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। करंट विल बी डिफरेंट इन पैरेलल। अब जो चीज डिफरेंट होती है उसी की हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सर्किट का ओम्स लॉ अगर हम लगाएं तो ओम्स लॉ तो याद होगा ना, R = V/I। ठीक है, अब हमें करंट के थ्रू चलना है यहाँ पर, तो हम यहाँ से I = V/R ले लेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से हमको ये करंट की वैल्यू मिलेगी। अब क्या है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी पर हम क्या करते हैं, वैल्यू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे फॉर R1 पर कितना होगा? R1 पर होगा यहाँ से V/, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा करंट I1 और पोटेंशियल सेम है तो V/R1। सिर्फ इसी तरीके से क्या करेंगे फॉर R2, तो R2 के लिए क्या होगा, I2 = V/R2। इसी तरीके से फॉर R3 लेंगे, R3 पर कितना होगा, I3/VR3 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस I1, I2 और R3 की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन के अंदर हम जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिल रही है I = ये कितना हो गया, V/R1 प्लस इसकी जगह रखेंगे I2 V/R2 प्लस V/R3। तो यहाँ से क्या होगा, V हमको कॉमन मिलेगा, कॉमन जैसे ही मिलेगा तो ये अंदर बचेगा 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I/V को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम जानते हैं I/V को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिया है तो 1/R हो जाएगा, यानी कि I/V कर दिया तो 1/R बचेगा। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी कैसी मिल जाएगी, 1/R = हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया। ठीक, अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे होगा, देखो ये तो हो रहा, अगर दो से ज्यादा हो, ठीक है, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, वो ट्रिक नहीं होती है, इसको हमें सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, ठीक है, व्हेन टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है सर, पैरेलल में है दो रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, व्हेन थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, व्हेन थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, व्हेन थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हो जाता है तुम्हारा R1 R2 R3 और नीचे मिलेगा आपको R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस वाली इक्वेशन में हम रख के डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देगा जी, लेकिन बोर्ड में आ जाए तो नहीं यूज करना तो बेहतर है, उसे 1/R1 प्लस 1/R2 वाले से ही प्रूव करना उसको। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सिंग ग्रुप की। किसकी? मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है, हमें देखना होता है कि कहाँ से करंट सीरीज में आ रहा है और कहाँ से पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इन अ मिक्सिंग ग्रुप, रेजिस्टेंस इन अ मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब बोथ सीरीज एंड पैरेलल आर इन सिंगल सर्किट, इन सिंगल सर्किट मतलब एक ही सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे, उनकी हमें शक्लें देखनी है। ठीक, जैसे एक शक्ल आती है हमारी ये वाली,
ठीक। अब इसमें क्या है, देखो ये R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है, ठीक है, यानी कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, और इन दोनों के पैरेलल में ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है, किस में है, ये सीरीज में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आर इक्विवेलेंट ले लेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और प्लस R3 जोड़ देंगे यहाँ पर R3, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं बना सकते तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें सपोज कर लेंगे कि R1 आपका दिया हुआ है 2 ओम और R2 इजकल टू दिया हुआ है 2 ओम और R3 इजकल टू दिया हुआ है 1 ओम। क्या दिया हुआ है, R2 R1 तो 2 ओम के हैं और R3 कितना है, 1 ओम का है। तो पहले इनकी सीरीज सॉल्व कर लें, इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे, काय में सॉल्व करेंगे, पैरेलल में। तो हमने क्या निकालना है, आर पैरेलल निकालना है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 और ये कितना हो गया, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया, ये 2 अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बच गया 1, और R3 कितना दिया हुआ है, 1 ओम का। तो अब आर इक्विवेलेंट जब निकाला जाएगा तो आर पैरेलल प्लस R3 को ऐड कर देंगे, आर पैरेलल प्लस R3 यानी कि आर पैरेलल हमारा कितना आया है 1 और प्लस ये कितना है 2, तो ये कितना हो गया, नहीं 1 है, कितना है 1, तो ये कितना हो गया 2 ओम। मतलब कहने का है मिक्सिंग ग्रुप में ये सर्किट किस तरह से वर्क करेगा, जैसे कि 2 ओम का इसके अंदर वो लगा हुआ है रेजिस्टेंस। और एक चीज याद रखना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्यों मिलता है, कहां पर मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू इन काय में, मैक्सिमम मिलता है सीरीज में, काय में मिलता है सीरीज में। और मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ मिलती है, मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू इन पैरेलल में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सीरीज में लें, वो कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें कहाँ पर मिलेगा, सीरीज में मिलेगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलेगा, पैरेलल में मिलेगा। अब इसमें रख के देख लेते हैं कि वही क्वेश्चन आएगा अभी या फिर ऐसे ही उल्टा सीधा लग रहा है हमको। तो देखो R1 R2 कितने दिए हुए थे, 2 2 के दिए हुए थे, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस R3 कितने दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, 1 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। अगर रट सकते हो तो रट लेना इसको, ठीक है, वरना ये तो बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया, इतना कोई भारी इसमें काम नहीं है कि हम इसको याद कर लें, ठीक है। अगली कंडीशन आती है, एक ये कंडीशन हो गई, दूसरी है, अरे कैपेसिटर बना दिया, ये 2 रेजिस्टेंस है, इनके इस तरह से लगा हुआ है, यानी कि 2 ओम और ये लग गया 4 ओम का, ठीक है। अब कहता है कि ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब इस टाइप की कंडीशन में क्या करते हैं, पहले हमने पैरेलल सॉल्व किया था, अब क्या करेंगे, सीरीज सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सीरीज सॉल्व करेंगे। तो ये सपोज कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज। तो सीरीज में कितना होता है 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2, तो ये कितना हो गया 4 ओम हो गया, और आपका R3 कितना लगा हुआ है 4 ओम का। तो अब R इक्विवेलेंट जब निकाला जाएगा तो 1 अपॉन R सीरीज प्लस R3 लगाएंगे, और R सीरीज कितना है 1 अपॉन 4 है, प्लस 1 अपॉन 4 हो गया, तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, यानी कि ये 4 हो गया यहाँ पर, अभी मतलब R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालो, तो ये हो गया 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो R इक्विवेलेंट कितना हो चुका आपका 2 ओम हो गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो गई। दूसरी एक और ट्राइंगल बना के भी आ सकती है कंडीशन, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन में कैसे बना लेगा, ठीक। तीसरी कंडीशन आ रही है, कोई एक और भी बन जाती है, मेरी कंडीशन बनती है, बस हमको ये देखना है कहाँ सीरीज में है कहाँ पैरेलल में। ये एक ट्राइंगल फॉर्म बनाएगा इस तरह से, ठीक है, थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन बनेगी ये। ए बी सी, ठीक है। तो देखो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम इसको नाम दे देते हैं R R लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ लेगा
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी के बीच में निकालना है। पूछ लेगा तीसरी कंडीशन आर बी सी के बीच में निकालनी है, तीसरी कंडीशन दे देगा आर सी ए के बीच में निकालना है। तो देखो जो जिस पॉइंट को वो दे रहा है उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद में क्या होगा, मान लो आर ए बी फिक्स है, ये ए बी फिक्स है, तो आर ए बी की कंडीशन कैसी बनेगी, ये फिक्स हो गए। अब इन दो को हम क्या कर देंगे, इस तरह से इसको इधर की तरफ खींच देंगे, इसको इस तरफ खींच देंगे। तो ए बी हमारा कैसा है, ज्वाइंट हो गया ना, ए बी तो हमारा ज्वाइंट है, ए बी ये ज्वाइंट हो गया। अब ये दो कैसे हो जाएंगे, इसके ऐसे करके सीरीज में आ जाएंगे, ये कंडीशन बन गई। ए बी ये हमारा सी पॉइंट आ गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ए बी अब नीचे हो गया, ऐसे करके इसको घुमा ले थोड़ा सा, ए बी। तो ऊपर के दो कैसे हो चुके, ऊपर के दो इसके सीरीज में आ गए। देखिए हर कंडीशन में यही कंडीशन बननी है, हर बार में यही कंडीशन बनेगी, लेकिन बस पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आर आर की अभी तो हमको क्या है ना, आर आर की वैल्यू सब सेम दे रखी है। तीनों कंडीशन में यही कंडीशन बननी है, तीनों कंडीशन में यही कंडीशन बननी है। जो पॉइंट देगा, जो जिस पॉइंट के बीच में देखेगा उस पॉइंट को वो नीचे कर देगा। आर ए बी हो गया तो ये बी सी हो जाएगा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। फर्क वहाँ आएगा जहाँ वैल्यू वो चेंज कर देगा, ठीक है। और ये भी कंडीशन ऐसी बनेगी, बी सी हो गया, अब हम सी ए ले लेंगे, तो सी ए ले लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये आर आर आ जाएंगे, और नीचे कितना हो गया, ये आ गया हमारा सी ए, सी ए ले लिया अब हमने, ये भी आर हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में वही वैल्यू मिल रही है हमको, यानी कि इसका अब जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो तीनों का सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। क्या है, रेजिस्टेंस आर सेम, जब सेम है तो वैल्यू भी सेम निकालेगा। तीनों शक्ल में वैल्यू वहां पर बदलती है जहां पर, अब आप अपनी बुक के हिसाब से देखना, वैल्यूओं को चेंज करते हुए रख देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले इस सर्किट में क्या करेंगे, हम सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आर सीरीज मिल कितना रहा है हमको, 2R, और आर पैरेलल में कितना लगा हुआ है, आर, यानी कितना लगा हुआ है, आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब हम वही तरीका लगा लें पुराना वाला अपना, R1 R2 और अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तीनों कंडीशन में हमें क्या मिला, तीनों ही कंडीशन में हमें ये मिलने वाला है, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर। तो कितना हो गया, 2R स्क्वायर अपॉन 3R, आर से आर एक कैंसिल कर लेंगे तो 2R/3 आंसर आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। तीनों ही कंडीशन में यही आएगा, R इजकल टू 2R/3, R इजकल टू 2R/3, ठीक है, यही हमको आना है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं पावर क्या चीज़ है, ठीक है। पावर से पहले हम बात करते हैं एनर्जी की, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पुराने वाले तरीके से निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ V एंड R, इन टर्म्स ऑफ इस तरह से करते चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, एनर्जी की बात कर ले या वर्क की, ठीक। वर्क की एनर्जी की, वर्क की पावर क्या होती है, जूल होती है, और हम जानते हैं V इजकल टू वर्क की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो जूल होती है। यहाँ से हम बना लेंगे तो W इजकल टू कितना हो गया, V इंटू क्यू, W इजकल टू कितना हो गया, V इंटू क्यू। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V एंड Q, इन टर्म्स ऑफ V एंड Q, इन टर्म्स ऑफ V एंड Q, चार्ज और पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू हम रख दें कितनी, IR, और Q की वैल्यू हम रख दें कितनी, IT। तो W इजकल टू कितना हो जाता है, IR इंटू IT, तो ये कितना हो गया, I स्क्वायर R इंटू T, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसी में Q की जगह हम कितना रख दें, IT, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इफ Q इज इक्वल टू IT, तो W कितना हो जाता है हमारा, QIT। देखो IT हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया VIT, यानी कि W इजकल टू कितना मिल गया, VIT, ठीक है। और एक कंडीशन और बनती है, W इजकल टू होता है I स्क्वायर R अपॉन R इंटू T, तो हो गया हमारा V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। यानी कि V स्क्वायर अपॉन R इंटू T हम कैसे बनाएंगे, I की जगह हम यहाँ पर रख देंगे V अपॉन R इसमें, ठीक है। तो W इजकल टू कितना हो गया, V अपॉन R का स्क्वायर R इंटू T, इस R से ये वाला R कैंसिल हो गया, स्क्वायर में याद रखना, V स्क्वायर अपॉन R T,
पावर क्या होता है, इसके बाद में आती है पावर। वर्क चाहे कोई सा भी हो, उसकी यूनिट क्या होनी है, जूल होनी है। क्या होनी है, जूल होनी है। अब उसके बाद में आता है तुम्हारा पावर। पावर क्या चीज़ है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू कितना हो जाता है, W अपॉन टी, और ये कितना होता है, वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। यानी कि 1 जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितनी होती है, 746 वाट, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पावर के भी फॉर्मूले हम इसमें बना सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम यहां से यहां को रख के बना लेंगे। तो पहली वाली कंडीशन में अगर रख दें तो P इक्वल टू कितना हो जाता है, वी क्यू अपॉन टी, ठीक है, वी क्यू अपॉन टी। और क्यू अपॉन टी कितना हो जाता है, वी आई हो जाता है। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और दूसरा अब हम इसमें रख देंगे तो यहाँ से ये बनेगा P इक्वल टू वी क्यू हो गया, वी आई स्क्वायर अपॉन टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी, टी से टी फिर कैंसिल हो गया। तो पावर का अगला फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो P इक्वल टू कितना हो गया, वी आई हो जाएगा। यानी कि यही 3 फॉर्मूले बनते हैं। इस वाले में रखेंगे तो वही आ रहा है, और एक ये वाला बना लें तो P इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, टी से टी फिर कैंसिल। तो P इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक। अब बात आती है 1 किलोवाट आवर क्या है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर एक एनर्जी होती है। क्या होती है, 1 किलोवाट आवर एक एनर्जी होती है। इसके न्यूमेरिकल मैं छोड़ता हूं, अगली वीडियो में देखूंगा, ठीक। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो देखिए सबसे पहली चीज 1 किलोवाट आवर कोई पावर नहीं है। 1 किलोवाट आवर जो क्या है, वो एक एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी। मतलब 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी खत्म हो जाएगी या कितनी एनर्जी हमारी खत्म होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवर कितना दिया हुआ है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 आवर। और 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गए। टाइम की वैल्यू हमको इतनी दी हुई है 3600, यानी कि 3600 सेकंड। और 1 किलोवाट, और हम जानते हैं 1 किलोवाट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी कि ये पावर की वैल्यू दी हुई है हमको। 1 किलोवाट, किलोवाट, वाट पावर है, किलो का मतलब होता है 1000 इंटू वाट, ठीक है। तो P हमको कितना दिया हुआ है, 1000 वाट दिया हुआ है। अब जानते हैं हमको P दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो P इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन टी होता है। तो W ही पूछ रहा है वो, W इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू टी। और P की वैल्यू कितनी है, 1000 है, और T कितना दिया हुआ है हमको, 3600 दिया हुआ है। अब हम इसको 3 6 1 2 3 1 2 हो गए, 5 हो गए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो शुरू से लेकर लास्ट तक होंगे, ठीक है।